गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आप लोग को जैसे पता है कि यहाँ पे मेरे इस चैनल पे CSCET के आपको सारे नोट्स प्लस MCQs मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करने चाहिए। अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मैंने 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैं 100 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज जो हम करेंगे वो पार्ट 3 है और 101 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि गाइस इससे आप लोगों को हेल्प ये मिलेगी कि आप जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे ना, उतना ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जब भी आती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एग्ज़ाम में हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। तो जहाँ से भी यार क्वेश्चंस मिले आप लोग को सॉल्व करने चाहिए, मेरी ये राय है, ठीक है। तो मैं पक्का बता रही हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल हमारा पार्ट थ्री में हम लोग यहाँ पे आज 101 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 100 तक ऑलरेडी पार्ट 2 तक आ चुके हैं, ठीक है। तो 101 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हेन टू पर्सन मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर, इट इज़ कॉल्ड। देखो गाइस, आइडेंटिकल ऑफर क्या होते हैं। लाइक मेरे पास एक कार थी, मुझे अपने फ्रेंड को बेचनी थी, तो मैंने उसको बोला कि मैं तुझे अपनी कार बेचना चाहती हूँ, अगर तुझे चाहिए तो तू 2 लाख रुपीज़ में से ले ले, ठीक है। और उसको मेरी कार ख़रीदनी थी, तो उसने मुझे क्रॉस ऑफ़र भेजा कि क्या तुम मुझे कार बेचना चाहते हो क्या। तो मतलब उसको मेरे ऑफ़र के बारे में नहीं पता था, मुझे उसके ऑफ़र के बारे में नहीं पता था, और मैंने उसको पोस्ट किया ऑफ़र, और उसने भी मुझे पोस्ट किया। मतलब दोनों ने एक दूसरे को ऑफ़र किया, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में अभी तक पता नहीं, क्योंकि दोनों के ऑफ़र एक दूसरे के पास पहुँचे नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफ़र, इम्प्लाइड ऑफ़र, डायरेक्ट ऑफ़र या एक्सप्रेस ऑफ़र। तो इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफ़र। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज़ अ क्रॉस ऑफ़र बता दिया क्या होता है, ठीक है। द ओरिजिनल ऑफ़र टर्मिनेट। तो जो ओरिजिनल ऑफ़र है, जो हमारा हमने जो पहले दिया था, लाइक मेरी बात सुनना, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि मेरी कार है, तू 2 लाख रुपीज़ में से ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद ले, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ मैंने उसको बोला, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने बोला नहीं मुझे 2 लाख की तो नहीं चाहिए, तू अगर 1,50,000 तक दे दे तो मैं ये ख़रीद लूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मेरा ओरिजिनल ऑफ़र जो मैंने उसको दिया था वो तो ख़त्म हो गया, उसने दूसरा ऑफ़र दे दिया। अब अगर मैं अग्री होती तो हमारे बीच में अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो ये यही बोलना चाह रहा है कि जब क्रॉस ऑफ़र दिया जाता है तो ओरिजिनल ऑफ़र ख़त्म हो जाता है। ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, एन ऑफर इज़ रिवोक। जब भी हम किसी को ऑफर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, कैसे, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ अ प्रोस्पेरर। मतलब प्रपोजर की जो डेथ हो जाए, या इंसैनिटी मतलब वो पागल वगैरह हो जाए। बाय लैप्स ऑफ टाइम, एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, अब लड़की ने 2 दिन तक, 4 दिन तक, 1 हफ्ते तक जवाब नहीं दिया, तो ऑफर ख़त्म हो गया ना यार। ऐसे तो नहीं लड़की 5 साल बाद आ रही है तो भी लड़का बोल रहा है हाँ ठीक है, ठीक है। बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, उसने बोल दिया कि मैंने तेरे को गलती से ये ऑफर दे दिया था। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं और बोल देते गलती से चला गया। वैसे आजकल तो डिलीट ऑल का भी मौका होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी तरीके से हमारा ऑफर ख़त्म हो सकता है, रिवोक हो सकता है। नेक्स्ट, अ चेंज इन लॉ और सर्कमटेंसेस रेंडरिंग द ओरिजिनल ऑफर अनलॉफुल। अगर कानून चेंज हो जाए या कुछ परिस्थितियाँ चेंज हो जाए तो रेंडरिंग द ऑफर ओरिजिनल ऑफर अनलॉफुल, इम्पॉसिबल, विल लीड टू टर्मिनेट एन ऑफर। एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो कोरोना स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने कई बच्चों से फ़ीस ले रखी थी, और हम लोगों ने उनको प्रॉमिस किया था कि हम पढ़ाएंगे। हम लोगों ने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाएंगे और बिल्कुल फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, टेस्ट होगा। लेकिन अब सर्कमटेंसेस ऐसे हो गए जिसकी वजह से हम लोग वो काम नहीं कर पा रहे। तो जो ओरिजिनल ऑफ़र है वो हमारा, वो क्या टर्मिनेट हो जाएगा। ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स या नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज़ ट्रू। सही बात है, जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती तो वो ऑफ़र ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस कैन प्रीसीड एन ऑफ़र। एक्सेप्टेंस क्या ऑफ़र से पहले आती है। ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर है फॉल्स, ठीक है। पहले ऑफ़र आता है देन एक्सेप्टेंस आती है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफ़र। हमें ऑफ़र का तो पता नहीं है,
लेकिन एक्सेप्टेंस हमने दे दी। इस पे पता है एक केस भी हुआ था बहुत अच्छा, कि एक पर्सन था जिसकी नेफ्यू गुम हो गई थी, ठीक है। तो नेफ्यू गुम हो गया था, तो उसने बोला था कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढेगा तो मैं उसको क्या करूँगा, 1000 रुपीज़ का क्या दूंगा, गिफ्ट दूंगा, मतलब एज अ 1000 मैं उसको वो इनाम के तौर पे दूंगा, ठीक है। तो एक पर्सन था जिसने उसके नेफ्यू को ढूंढ लिया था। अब नेफ्यू को ढूंढ लिया था, लेकिन उसने ये जो ऑफ़र दिया था, जिस पर्सन की नेफ्यू गुम हो गया था, जिसने ये ऑफ़र दिया था उस, और जिसने ये उसको ढूंढा था, उस ढूंढने वाले को ये नहीं पता था कि सामने से ऑफ़र दिया गया। तो ऐसे में उसको पैसे नहीं मिले, क्योंकि उसने जो काम किया उसने बिना ऑफ़र देख के ही किया था। तो ऐसे में एक्सेप्टेंस दी तो सही थी, लेकिन इसके बदले में उसको पैसे नहीं मिले थे, क्योंकि उसको ऑफ़र के बारे में पता नहीं था। तो एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफ़र इज़ वैलिड, इनवैलिड, वॉइड या वॉइडेबल। तो इनवैलिड मानी जाती है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन विद इन, जो हमारी हाँ है, एक्सेप्टेंस है, वो कैसे देनी चाहिए, द टाइम स्पेसिफाई बाय द ऑफरर, रीजनेबल टाइम में, सच टाइम एज द ऑफर लैप्स, या ऑल ऑफ द अबव। मतलब हम लोगों ने, एक लड़के ने लड़की को बोला कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। अब लड़की ने बोला कि ठीक है, मतलब लड़के ने मुझे टाइम दो। तो लड़के ने बोला ठीक है, मैं देखो 5 दिन का टाइम देता हूँ, हाँ या ना। तो टाइम स्पेसिफाई कर दिया ना ऑफ़र ने, या फिर एक रीज़नेबल टाइम में 8-10 दिन, महीना भर, ठीक है। या सच टाइम एज अ ऑफ़र, जब तक लैप्स नहीं होता, जब तक उस लड़के की किसी दूसरे से शादी नहीं होती। तो सारे ही तरीके क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट, एन एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन, अगर हम लोगों ने किसी को टेलीफोन पे ऑफ़र दिया है तो उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए टेलीफोन पे, हर्ड बाय द ऑफरर, ऑडिबल बाय द टू द ऑफरर, अंडरस्टूड बाय द ऑफरर, या ऑल ऑफ द अबव। सही बात है, सुनाई भी देना चाहिए, अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, ठीक है, और ऑडिबल भी होना चाहिए, बोलने लायक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन क्या होती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर ओनली, प्रेजेंट ओनली या फ्यूचर ओनली। तो हमारा जो कंसिडरेशन है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। हमारे फ्रेंड्स नहीं बोलते यार मैंने तेरे लिए वो किया था, आज तू मेरे लिए कर ले। तो कंसिडरेशन इंडिया में पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। गाइस, मेरा एक है ना टेलीग्राम पे चैनल है, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, उसको ज्वाइन करो। उस पर आपको MCQs मिलेंगे, सारे वीडियोस की लिंक वगैरह मिल जाएगी, और भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उस पर मैं देती हूँ, तो आप लोग को वो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। पास कंसिडरेशन वैलिड, पास कंसिडरेशन कहाँ पे वैलिड होती है, इंग्लैंड में, इंडिया में, नाइदर इन इंग्लैंड नॉर इन इंडिया, बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया। तो मैंने आप लोग को अभी बताया था कि पास कंसिडरेशन इंडिया में ही होती है। लोग बड़े भावुक होते हैं, बोलते हैं मैंने तेरे लिए वो किया था ना, आज तू मेरे लिए कर ले। तो सिर्फ इंडिया में ही वैलिड होती है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वैलिड, अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वैलिड होता है व्हेन मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ड्यू टू द नियर रिलेशनशिप, to pay a time bar debt, to compensate a person who has already done something voluntary, या all of the above। तो बिल्कुल सही है कि कई चीज़ों पे बिना कंसिडरेशन के भी काम चलता है। लाइक एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया, तो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है वो लव एंड अफेक्शन वाला होता है, तो वहाँ पे कंसिडरेशन की जगह नहीं होती, ठीक है। सेकंड, टू पे अ टाइम बार डेट, टाइम बार डेट का मतलब होता है कि किसी ने मेरे से पैसे लिए, अब वो पैसे नहीं दे रहा, तो 3 साल का टाइम होता है एज़ पर द लिमिटेशन एक्ट, कि मैं उसको उसकी कंप्लेन कर दूं। अगर 3 साल तक मैं उसकी कंप्लेन नहीं करती तो वो भी लायबल नहीं है, मतलब उसका भी कोई राइट नहीं है कि मुझसे ले ले पैसे, क्योंकि वो 3 साल तक क्या कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से उसको देती हूँ पैसे, तो वहाँ पे उसको सामने से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम बार डेट में भी आपको कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, टू कंपनशेट अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी डन समथिंग वॉलेंटरी, किसी ने आपके लिए बहुत अच्छा किया और आपने उसके बदले में बाद में उसको कुछ दे दिया, तो सब में ही कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, अब डेप्ट बार्ड बाय लिमिटेशन, मतलब
बता दिया था जैसे कि 3 साल का टाइम होता है अगर आपने कंप्लेन नहीं की। कैन नॉट बी रिकवर, सही बात है, रिकवर नहीं कर सकते। हैंस अ प्रॉमिस टू पे सच अ डेप्ट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन हैंस इनवैलिड। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है, लेकिन लास्ट में ये लिखा है हैंस इनवैलिड, ठीक है, तो ये ट्रू है, पार्टली ट्रू है, फॉल्स है, या नन ऑफ द अबव। तो ये फॉल्स है। ये हैंस वैलिड होता ना तो जरूर ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे हैंस इनवैलिड है, दैट मीन्स ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, inadequacy of consideration does not render a contract invalid। अगर consideration क्या है, वैलिड मतलब कम है, मतलब मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी है मेरी 1 करोड़ की, लेकिन मैं उसको 10 लाख में किसी को बेच रही हूँ, तो इनएडुकेसी कंसिडरेशन, लेकिन कंसिडरेशन है तो डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड। देखो यहाँ पे बोल रहा है ये वाला नॉट और ये वाला इन, ये दोनों कट जाएगा। इसका मतलब क्या निकला, इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन डज रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, मतलब कंसिडरेशन कम भी होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये वाला नॉट और ये वाला इन कट गया, तो ये ट्रू है, पार्टली ट्रू है, फॉल्स है, नन ऑफ दी अबव। तो देख लेते हैं, ये ट्रू है। कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप कितना भी ले सकते हैं, इनएडुकेसी का कोई भी केस नहीं है। नेक्स्ट, इफ़ ओनली अ पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, मतलब कुछ पार्ट कंसिडरेशन का या ऑब्जेक्ट का अनलॉफुल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड टू द एक्सटेंट द सेम इज अनलॉफुल, वैलिड वॉइड टू द एक्सटेंट द सेम इज अनलॉफुल, वैलिड एज अ वोल या वॉइड एज अ वोल। मतलब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही क्या है, पूरा ही लॉफुल नहीं है, कुछ पार्ट उसका लॉफुल है, कुछ पार्ट इसका अनलॉफुल है, तो यहाँ पे हमारा वॉइड हो जाएगा उतना पार्ट जितना वो अनलॉफुल है। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज ओनली, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ओनली private document can be contract, the contract may be expressed in some usual and reasonable manner। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज ओनली। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि 2 पार्टीज के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई भी थर्ड पर्सन उसमें आके अपनी टांग नहीं लड़ा सकता। नेक्स्ट, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ थर्ड पर्सन कौन होगा, हु इज़ द बेनिफिशियरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, फ्रॉम whom consideration has proceed can sue, cannot sue even if the consideration has proceeded from him, cannot sue at all for want of privity of contract। तो देख लेते हैं, अगर वो पर्सन बेनिफिशियरी है तो स्यू कर सकता है। लाइक एग्जांपल, ट्रस्ट बनता है ट्रस्टीज़ के बीच में, लेकिन उसके जो बेनिफिशियरी है, वो जो जिसके लिए ये ट्रस्ट बना गया है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में स्यू कर सकता है, बीच में आके बोल सकते हैं, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है। एग्जाम्पल एक और है, LIC जो पेरेंट्स करवाते हैं, वो क्या कराते हैं कि अपने बच्चों के लिए कराते हैं कि ठीक है अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों को वो पैसा मिल जाएगा। अब पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे अगर LIC की कंपनी पैसा नहीं देती तो पेरेंट्स की जगह बच्चे भी स्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है। नेक्स्ट, इन इंडिया अ पर्सन हु इज़ द स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, जो अनजान है कंसिडरेशन, कैन स्यू बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट स्यू बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कैन स्यू डिपेंड ऑन द कंडीशन, कैन स्यू इफ परमिटेड बाय द कोर्ट। तो कैन स्यू बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी तरीके से वो हमें स्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, द बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट, वही आ गया एग्जाम्पल जो मैंने अभी आप लोगों को दिया था, और अदर इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर आपका कोई बेनिफिशियरी है, कैन इन्फोर्स इट इवन इफ ही इज़ नॉट अ पार्टी नेम इन द ट्रस्ट, मतलब उसका नाम नहीं लिखा हुआ, क्या फिर भी वो स्यू कर सकता है। ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स या नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर है ट्रू, वो कर सकता है क्योंकि वो बेनिफिशियरी है। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, कॉम्पिटेंसी मतलब पार्टीज लायक है कॉन्ट्रैक्ट करने के, कब, उनकी एज देखी जाएगी, साउंडनेस ऑफ माइंड देखा जाएगा, बोथ A and B, इंटेलिजेंसी ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बोथ A and B, उनकी एज भी देखी जाती है और साउंडनेस ऑफ माइंड भी देखा जाता है। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का? माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑल ऑफ दीज है, ठीक है, ये सारे के सारे ही लायक नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड, जो माइनर के साथ अग्रीमेंट किया जाता है वो वॉइड होता है। ये किस केस में बोला गया? मोइरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, निहाल चंद वर्सेस मोहम्मद खान, सूरज नारायण वर्सेस शुकू अहीर, और चिन्नैया वर्सेस रमैया। तो देख लेते हैं। तो मोइरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में ये बताया गया है कि माइनर के साथ अग्रीमेंट जो किया जाता है वो वॉइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और आप लोगों ने आई होप अच्छे से पढ़ा भी होगा इसको। नेक्स्ट, द एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज, क्या होती है? 16 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 18 ईयर्स फॉर बॉयज़, 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़, 18 ईयर्स या 21 ईयर्स। तो हमारा आंसर है 18 ईयर्स। नेक्स्ट, अ माइनर अग्रीमेंट कैन बी रेक्टिफाई और अटेंड, ऑन होगा एक्चुअली में, ये और नहीं होगा, ये ऑन होना चाहिए, ऑन होगा, ठीक है, ठीक है, तो ये ऑन होगा। एक सेकंड में कर देती हूँ इसको सही, और की जगह ऑन होगा, ठीक है, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, ठीक है। तो माइनर क्या अपने अग्रीमेंट को रेक्टिफाई कर सकता है? लाइक एक पर्सन है मिस्टर ए, माइनर था, उसने किसी पर्सन से पैसे उधार पे लिए। अब जब वो 20 साल का हो गया तो वो सोच रहा है कि उसी अग्रीमेंट को वो रेक्टिफाई कर दे और वो पैसे चुका दे, ठीक है, तो भी वो रेक्टिफाई कर सकता है। ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है फॉल्स, ठीक है। हम माइनर चाहे बड़ा भी हो जाएगा ना तो भी वो अपने अग्रीमेंट्स को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट, डैश आर गुड्स substitutable to the condition in the life of the minor and his actual requirement at the time of sale and delivery। कौन से ऐसे गुड्स है जो माइनर को देने चाहिए और माइनर की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेसेसिटीज़, गुड्स, लग्जरी, और या फिर लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो देख लेते हैं। नेसेसिटीज़ वो गुड्स होते हैं जो कि माइनर की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो वो हमें उसको देने चाहिए। नेक्स्ट, conscious ad idem means general consciousness, meeting of mind upon the same thing in the same sense, reaching an agreement, reaching a contract। तो मीटिंग ऑफ माइंड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। गाइज आप लोगों के लिए ये कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लैटिन वर्ड्स के जो वर्ड हैं वो आप लोग को समझने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग के बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है आप लोग के मॉड्यूल में लास्ट में काफ़ी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं जो आप लोग को पढ़ने चाहिए, लेकिन इतने सारे पढ़े नहीं जाएंगे, तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस करते करते सब कुछ क्लियर होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ फॉर्म विदाउट अ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं है, जो कि सेक्शन 14 में बताया गया है कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर फ्री नहीं है तो किससे हो सकती है? कोर्जन हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, मिस्टेक। तो ये वैलिड है, इलीगल है, वॉइडेबल है, या वॉइड अप इनिशियो है? तो ये वॉइडेबल होता है। अगर फ्री कंसेंट पार्टीज की नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट अंडर द यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक क्या होती है? सिंगल पर्सन की मिस्टेक होती है। आर डैश इफ सच मिस्टेक इज कॉज बाय फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अदर पार्टी। मतलब फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके यूनिलेटरल एक सिंगल पर्सन की मिस्टेक हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा, वैलिड होगा, इलीगल होगा, या अनइन्फोर्सेबल होगा? तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगल पर्सन की मिस्टेक है, ठीक है। गाइस मैंने इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया, तो आप लोग के लिए भी एक रिक्वेस्ट है यार कि जितना हो सके उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि शेयरिंग से क्या होगा, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और भी वीडियोस आप लोग के लिए बनानी चाहिए। नेक्स्ट, मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। अगर आप फॉरेन लॉ की मिस्टेक करते हो, इज ट्रीटेड इन द सेम मैनर
तो मिस्टेक एज अ इंडियन लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा। एक बात बताओ, फॉरेन लॉ की मिस्टेक करना इतना बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन अगर इंडियन लॉ की आपने मिस्टेक कर दी तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि इंडिया में रहते हो और इंडिया के लॉ की मिस्टेक करते हो तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। फॉरेन लॉ की मिस्टेक चलती है पर इंडिया की लॉ की मिस्टेक नहीं चलती। नेक्स्ट, इफ़ एन अग्रीमेंट सफ़र फ्रॉम एनी अनसर्टेनिटी, कोई अग्रीमेंट है जो कि अनसर्टेनिटी से सफ़र हो रहा है, इट इज़ वॉइडेबल, वॉइड, अनएनफोर्सेबल या इलीगल। तो वो वॉइड माना जाएगा क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि कल बारिश आएगी तो मैं पकोड़े खाऊंगी, तो यार एक अनसर्टेनिटी है। इंडिया जीतेगी तो मैं ना कहते हैं तुझे 5,000 दूंगी, तो ऐसी चीज़ें जो कि नहीं हो, मतलब या तो नहीं हो सकती या फिर गैम्बलिंग वगैरह में होती है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमारा वो वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर, सारे के सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड अप इनिशियो होते हैं, वैलिड होते हैं, कंटीजेंट होते हैं या एनफोर्सेबल होते हैं। तो वॉइड अप इनिशियो मतलब इलीगल अग्रीमेंट तो शुरू से ही वॉइड माने जाते हैं। नेक्स्ट, ए प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन एक्सर्टेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, मतलब कुछ अनसर्टेन होने के वैल्यू, लाइक इंडिया जीतेगी तो मैं तेरे को 5,000 दूंगी और पाकिस्तान जीतेगा तो तुम मुझे 5,000 देना। जस्ट लाइक इस तरीके से ए ने एक प्रॉमिस किया कि मैं तुझे कुछ दूंगा अगर ये इवेंट हुआ तो, उसको वेजिंग अग्रीमेंट बोलेंगे, अनलॉफुल बोलेंगे, इलीगल बोलेंगे या वॉइडेबल बोलेंगे। तो इसको वेजिंग अग्रीमेंट बोलते हैं और ये क्या होते हैं, ये वॉइड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, in the state of Gujarat and Maharashtra, collateral transaction to the waging agreement are voidable, illegal and void, valid and enforceable या contingent। तो गुजरात और महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे वेजिंग अग्रीमेंट को इलीगल माना गया, जबकि बाकी सब जगह वॉइड है बट इलीगल नहीं है, मतलब सज़ा नहीं है उस पर, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में उस चीज़ के लिए सज़ा भी है। नेक्स्ट, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract happen or does not happen, neither A nor B, either A or B। तो इसका आंसर है आइदर ए और बी। कैसे? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके कुछ होने पे या ना होने पे हम वो मानते हैं, मतलब लाइक ए ने बी को बोला कि तू मेरी बेटी से शादी करेगा तो मैं तेरे को 1 करोड़ दूंगा, नहीं करेगा तो नहीं दूंगा, मतलब कुछ इवेंट होगा तो काम होगा, इवेंट होगा तो नहीं होगा काम, मतलब आइदर ए और बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज पार्टीज कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, कौन से ऐसा है सॉरी कौन ऐसा है इनमें से जो कि परफॉर्म नहीं कर सकता प्रॉमिजी खुद? एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिजी, ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉमिजी हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव या स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कभी भी परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोलते। ठीक है, प्रॉमिस ही करता है, अगर एक से ज़्यादा प्रॉमिस ही है तो एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिस ही, और अगर डेथ हो जाती है और लीगल हेयर्स कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो काम कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। लाइक एक डॉक्टर ने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरा ऑपरेशन करूँगा, अब ऑपरेशन करने से पहले अगर डॉक्टर की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ थोड़ी करेगी ऑपरेशन, क्योंकि उसकी वाइफ को थोड़ी आता वो करना, तो ज़रूरी वो डॉक्टर हो। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ कंडीशंस में कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते, और स्ट्रेंजर तो वैसे भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इफ़ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना पुराना कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके, उसको क्या बोलेंगे? ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, नोवेशन या वेवर। तो उसको बोलते हैं नोवेशन। नोवेशन मतलब न्यू। देखो याद कैसे रहेगा, एन से न्यू और एन से नोवेशन। नेक्स्ट, द फेज क्वांटम मेरिट लिटरली मीन्स, क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है? एज मच एज इट अर्न, द फैक्ट in itself, a contract for the same, as much as it gain। ठीक है, तो as much as it earn, as much as it earn का मतलब क्या होता है? जितना आपने काम किया उतना आपको पैसे मिल जाएंगे।
लाइक एक मज़दूर को मैंने अपने घर पे कलर करने के लिए रखा, अब वर्कर था कलर कर रहा था, एक रूम में कलर हुआ, हम लोग की डील हुई थी कि पूरे घर का कलर होगा और उसके बदले में उसको 1.5 लाख दूंगी, लेकिन हमने एक रूम का कलर करवाया। अब एक रूम का कलर कराया, उसके बाद हम लोगों ने आगे कलर नहीं कराया, तो उसके बदले में हमने उसको 30,000 रुपीज़ दे दिए। तो हमने उसको उतना ही दिया जितना उसने काम किया, तो एज मच एज इट अर्न। नेक्स्ट, damages awarded to compensate the injured party from the actual amount of loss suffered by him of breach of a contract। कॉन्ट्रैक्ट टूटा और जिसकी वजह से कुछ सामने एक पार्टी को नुकसान हो गया, तो उसको उतने ही डैमेजेस हमने दिए जितने कि वो इंजर्ड हुआ। तो उस डैमेजेस को क्या बोलोगे? जनरल एंड ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस या नॉमिनल डैमेजेस? तो इसको बोला जाता है जनरल या फिर ऑर्डिनरी डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं कि लाइक हमारे घर में शादी थी, तो हम लोगों ने बोला कि फर्नीचर वाले को कि हमें फर्नीचर बनवाना है। अब फर्नीचर वाले को हमने ये बोल दिया था स्पेशली कि अगर फर्नीचर टाइम पे नहीं पहुंचा तो हम लोग गद्दे बाज़ार से मंगाएंगे, मतलब फर्नीचर क्या करेंगे, रेंट पे लेंगे। तो उस रेंट का भी क्या होगा, आपको ही भाड़ा देना पड़ेगा। फर्नीचर वाले को ये बात पता थी, उसके बावजूद भी उसने टाइम पे नहीं दिया फर्नीचर, और इसकी वजह से हमारे एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज़ लग गए। तो ये चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो वो ये भी पे करेगा, लेकिन उसको ही पहले पता होना चाहिए। मतलब दोनों क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। जनरल ऑर्डिनरी डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो नॉर्मल दिए जाते हैं, स्पेशल डैमेजेस पहले से डिसाइड होता है, लाइक मैंने अभी फर्नीचर का। विंडिक्टिव डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं लाइक आपने किसी का बहुत बड़ा नुकसान किया, किसी को शादी का वादा करके आपने शादी नहीं की, तो उसको जो मेंटली हैरेसमेंट हुआ उसके बदले में जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं विंडिक्टिव, और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। नॉमिनल डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो टेक्निकल एरर की वजह से हमें देने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल एरर अगर सिस्टम में या कुछ आ जाता है तो अगर हम कोई डैमेजेस पे करते हैं दैट इज़ नॉमिनल डैमेजेस। तो आई थिंक सारे ही क्लियर हो गए होंगे गाइज। मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर कराती हुई चल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। हो सकता है ऊपर क्वेश्चन अब नॉमिनल का आ जाए ड्यू टू द टेक्निकल एरर, ठीक है। ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज वाला आ जाए, या फिर इसमें एक और भी आता है कि किसी का क्रॉस चेक था और वो डिसऑनर्ड हो गया, तो वो भी विंडिक्टिव डैमेजेस में जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, अगर कोई किसी का गुड्स गुम जाते हैं, लाइक मेरा मोबाइल गुम हो गया, तो जिसको मिला उसको क्या बोलोगे? बेलर बोलोगे, बेली बोलोगे, ट्रू ओनर बोलोगे, थैफ बोलोगे? तो उसको बेली बोला जाता है। बेलर वो होता है जिसकी चीज़ होती है, बेली वो होता है जिसके पास रखी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? इंडेमनिटी क्या होता है? लाइक LIC का एग्जाम्पल मैं दे दूँ कि LIC कई पर्सन कराते हैं, ठीक है। अब LIC में हम लोग ये बोल देते हैं कि अगर 1 साल के अंदर अंदर आपको LIC, मतलब 1 साल तो नहीं होती खैर, 10 साल के अंदर अगर आप मरे तो आपको पैसा मिलेगा, और नहीं मरे तो नहीं मिलेगा। मतलब इंडेमनिटी वो होता है जहाँ पे इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड होता है। इंडेमनीफायर जो होता है वो इंडेमनीफाइड को क्या करता है, कंपनसेट करता है और उसके बदले में कुछ पैसे लेता है, ठीक है। अगर इवेंट होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट टू मेक गुड द लॉस होता है। लॉस में भी कॉज टू द इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनीफाइड को इंडेमनिटी होल्डर भी बोला जाता है। लॉस में भी कॉज बाय द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लॉस का होता है, लॉस इंडेमनिटी होल्डर को होना चाहिए, और लॉस में भी कॉज बाय द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, किसी को भी हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, when the good are delivered by one to another by way of security for the money borrowed, like मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी तो मैंने क्या किया, किसी को अपने ऑर्नामेंट्स दे दिए और गिरवी रखवा दिए, ठीक है, और उसके बदले में उसे 1 लाख रुपए दे दिए। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? देन इट इज़ टेक्निकली नोन एज हायर, पवनी, प्लेज या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसको बोला जाता है प्लेज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ज ऑन प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी पे कौन सा चार्ज नहीं होता? प्लेज, बेलमेंट, मॉर्गेज या हाइपोथेकेशन? तो बेलमेंट जो होता है वो
चार्जेबल नहीं होता, वो बिना चार्जेबल होता है, ठीक है। प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन जो होता है दोनों ही मूवेबल में होता है, लेकिन मॉर्गेज में पोजीशन भी ट्रांसफ़र होता है। लाइक मुझे मान लो 5 लाख की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी मिस्टर ए को दे दी और बोला कि जब तक मैं आपको ये पैसे चुका नहीं देती आप इसका पोजीशन रखो और इस प्रॉपर्टी से जो होने वाले इंजॉयमेंट्स है वो आप ले लो, ठीक है। लेकिन हाइपोथिकेशन में क्या होता है, प्रॉपर्टी भी हमारे पास रहती है और है ना कहते हैं पोजीशन भी हमारे पास रहता है, ओनर भी हम ही होते हैं और पोजीशन भी हम ही। लाइक बैंक लोन, हम बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से जो लोन लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी पे हम लोन लेते हैं वो प्रॉपर्टी हमारी होती है, पोजीशन भी हमारा ही होता है। लेकिन लोन उस पर बैंक का होता है लेकिन बैंक के पास पोजीशन नहीं होता, दैट इज़ हाइपोथिकेशन में पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं होता, जबकि मॉर्गेज में पोजीशन ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट, हाउ एजेंसी इज़ क्रिएटेड, कि कोई भी किसी का एजेंट कैसे बनेगा, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट में, इम्प्लीकेशन पे, नेसेसिटी पे, या ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी तरीके से बन सकता है, डायरेक्ट अपॉइंट कर लो किसी पर्सन को, इम्प्लाइड है, हस्बैंड वाइफ का एजेंट है और वाइफ हस्बैंड की एजेंट है, ठीक है। नेसेसिटी, ज़रूरत भी हस्बैंड वाइफ वाला ही आ जाएगा, ठीक है, कि अगर वाइफ कुछ अर्न नहीं कर रही तो हस्बैंड की एजेंसी क्रिएट हो जाती है कि वाइफ को नेसेसिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट। आपने किसी का, मेरे ख्याल से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या बोलोगे, प्लेमेंट बोलोगे, प्लेज बोलोगे, मॉर्गेज बोलोगे या हाइपोथिकेशन बोलोगे। तो इसको क्या बोला जाता है, प्लेज बोला जाता है। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया ना सबके बीच में, तो कभी कभी आ भी जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसको प्रॉमिस बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे, ऑब्लिगेशन बोलोगे या लॉफुल प्रॉमिस बोलोगे। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो चीज़ों से बनता है, अग्रीमेंट एंड प्रॉमिस, अग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉमिस एंड ऑब्लिगेशन, या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे अग्रीमेंट बनता है, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है अग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन से, ठीक है। मतलब अग्रीमेंट भी होता है साथ में लॉ के थ्रू आपकी ऑब्लिगेशन भी हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए था अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, वो बेटर रहता। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन था नहीं तो यही सबसे सही लगा। फोर्थ वाले का आंसर वैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है उसका आंसर हो जाएगा हमारा अग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला है ना जो फोर्थ वाला, एक बार वापस बता देती हूँ। ये फोर्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट हो जाएगा। ऑफर भी हो और एक्सेप्टेंस भी हो सकता है इस बार, अगली बार वो पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस। जब कोई आपको प्रपोज करता है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस या अग्रीमेंट। तो प्रॉमिस बन जाता है। नेक्स्ट, अ वॉइड अग्रीमेंट इज़ वन विच इज़ वैलिड बट नॉट एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल बाय वन पार्टी, नॉट एनफोर्सेबल इन लॉ। तो नॉट एनफोर्सेबल, वॉइड है ना, ख़त्म है अग्रीमेंट, तो वो लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, अग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कौन से ऐसे अग्रीमेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसे पढ़ के देख लेते हैं। मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी, अंशु सप्लाइज गुड्स टू मोहित्स फॉर्म, है ना। अग्रीमेंट फॉर वॉचिंग सिनेमा या नन ऑफ द अबव। तो अग्रीमेंट फॉर वॉचिंग सिनेमा इज़ नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, बाकी ऊपर वाले दोनों में कमर्शियल ट्रांजैक्शन थे। नेक्स्ट, विच इज़ वन इज़ करेक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, ऑल अग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, या बोथ ए एंड सी। तो चेक कर लेते हैं। बोथ ए एंड सी, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, पर सारे के सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं यार। अग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, कुछ अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही बात बोल रहा है, तो ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स, एन ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट, फाइनल एंड कंप्लीट, कैन बी वेग्यू। वेग्यू का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है। कैन मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मे बी जनरल और स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है मे कैन बी वेग्यू, वेग्यू नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी वेग्यू होना चाहिए, क्योंकि वेग्यू का मतलब यहाँ पे होता है अनक्लियर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस आज की
जो क्लास है यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। हमारे 150 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो सारी वीडियोस देखो, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय। और एग्ज़ाम बहुत पास में है तो अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर